आज के मुख्य समाचार। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पर लहराया तिरंगा। शहीदी पर्व पर शिमला में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान। मन की बात कार्यक्रम पर दी प्रतिक्रिया। उमंग फाउंडेशन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन। विमल नेगी केस, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। जम्मू कश्मीर हमले के बाद पर्यटन में सुधार, शिमला में बढ़ती रौनक। शिमला लोअर बाजार की सब्जी मंडी में स्थिरता। अब समाचार विस्तार से। भारत के पर्वतारोहण इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ा है। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोटा और भारतीय सेना के हवलदार सुशील कुमार ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया। राजस्थान के सीकर जिले के चकगांव की रहने वाली गीता समोटा ने 9 मई 2025 को 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी बन गई है। एनटीसीपी कोलडैम सीआईएसएफ यूनिट ने इस ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी है। गीता समोटा वर्ष 2011 में सीआईएसएफ में भर्ती हुई थी। पर्वतारोहण के प्रति उनके जुनून ने उन्हें वर्ष 2015 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ओली स्थित प्रशिक्षण संस्थान तक पहुंचाया, जहां उन्होंने बुनियादी और फिर 2017 में उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 2021 और 22 में 4 महाद्वीपीय चोटियां सफलतापूर्वक फतह की। वहीं हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी के पड़ई गांव के हवलदार सुशील कुमार ने भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। वह राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की टीम के सदस्य थे। यह अभियान राष्ट्रीय मिशन हर शिखर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का नेतृत्व मशहूर पर्वतारोही कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल ने किया। सुशील कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय सेना के प्रशिक्षण और देशभक्ति की भावना को दिया और युवाओं से पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में कदम रखने की अपील की। देश को गौरवान्वित करने वाली ये दोनों उपलब्धियां न केवल साहस और समर्पण की मिसाल है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है। शिमला में आज गुरु शहीदी पर्व के पावन अवसर पर एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरुद्वारा से खेल परिसर तक भव्य रूप में निकाले गए नगर कीर्तन के साथ आरंभ हुआ। इस अवसर पर सिख समुदाय सहित अन्य धर्मों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए समाज में एकता, भाईचारा और साहस का संदेश फैलाना था। गुरुवाणी की मधुर धुनों और संगत के जोश से वातावरण शुद्धता और प्रेरणा से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। यह आयोजन गुरु परंपरा की उस शिक्षाओं का प्रतीक था जो समानता और सेवा भाव को सर्वोपरि मानती है। जो आज का जो ये समागम है, ये धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी को समर्पित, जो कि 419 साल हो रहे हैं उनकी शहीदी को, जबकि जहांगीर का राज था, शासन था हिंदुस्तान पे और हिंदू पे और भी दूसरी कम्युनिटी पे बहुत ही जुर्म हो रहे थे। जैसे जजिया टैक्स लगा देना, जैसे कि वो घोड़े पे नहीं बैठ सकते कोई भी दूसरी जाति के मुसलमान को छोड़ के, ऐसे कई और भी जो थे वो कुरीतियाँ थी समाज में। तो उनको दूर करने के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक जो है ये मुहिम शुरू की, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले तो 5 गुरु साहबान की, 4 गुरु साहबान और अपनी वाणी भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की। उनके साथ भक्तों की वाणी, जिसमें मुस्लिम भगत थे, हिंदू भगत थे, उन सबकी वाणी को दर्ज करके एक ऐसी संरचना की गुरु ग्रंथ साहब की कि जो एक अद्वितीय चीज़ है, अद्वितीय एक ऐसा कर्म किया, ऐसा काम किया उन्होंने। सो जो आज का जो ये समागम है, ये उनकी शहीदी को समर्पित श्री गुरु सिंह सभा शिमला की तरफ से आज प्रभात फेरी के रूप में 5 प्यारों की अगुवाई में प्रभात फेरी सुबह गुरुद्वारा साहब से चली और तारगढ़ होते हुए, लोअर बाजार होते हुए ये इंदिरा गांधी खेल परिसर में यहाँ पर जो है
कीर्तन के और कथा विचार के और ढाडी जत्थों ने ये कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल किया है। और अब ये जो प्रभात फेरी है ये गुरुद्वारा साहब वापस जा रही है और इसमें जो है 30 तारीख का गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरुपुरब है, जिसमें कि खास तौर पे श्री हरमंदर साहिब अमृतसर से कमलजीत सिंह जी, भाई कमलजीत सिंह जी का रागी जत्था आ रहा है और गुरमत विचारक करने के लिए भी और पतवंते सज्जन आ रहे हैं। तो मैं सारी संगत को बेनती करूंगा आपके माध्यम से कि इस प्रोग्राम पे गुरुद्वारा साहब आएँ, हाजिरी भरें और लंगर ग्रहण करें और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। और वैसे भी इस प्रोग्रामों पे सीएम साहब और हमारे विधायक भी हमेशा आते हैं, सो मैं उनको भी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आएँ और गुरु घर में अपना अकीदा पेश करें, अपनी श्रद्धा के फूल पेश करें और आके मत्था टेके और लंगर ग्रहण करें। इतनी मेरी सबसे ये बेनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती ताकत और विकास के कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे देश के विभिन्न विभागों में तेजी से प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर भारतीय किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे शहद का उल्लेख किया और बताया कि इसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। मोदी जी ने महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गांवों में सड़क बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों की भी चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के लिए प्रेरणादायक है और यह दिखाता है कि सरकार हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जहां राजनीति की बिल्कुल भी बात नहीं। ये कार्यक्रम देश के उन लोगों के लिए समर्पित है जो देश में अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। कुछ को उस काम के करने के बाद उनको पहचान नहीं मिल पाती है, उनको एक प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के माध्यम से जो एक्सपोजर मिलता है, एक बहुत बड़ी एक उनके लिए प्रसन्नता का विषय है। और उसके साथ साथ में ऐसे लोग जो कठिन परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम करते हुए, इनिशिएटिव करते हुए और बहुत इंफॉर्मेटिव जिसको कह सकते हैं कि अब जैसे महाराष्ट्र के इलाके में जहां विशेष तौर से नक्सलवादियों का इलाका था, वहां बस पहुंचना गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसका जिक्र हुआ आज मन की बात में। आज सिंदूर ऑपरेशन से संबंधित जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने देश की सेना के साथ खड़े होकर के उनको सहयोग दिया, उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया, उसका जिक्र किया। और इसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से जो ज़्यादा फोकस रहता है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों के लिए जो खासतौर से आज मधुमक्खी का जो विशेष तौर से आज जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं, लोग उनको सुनते हैं, लोग उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान औसतन 3 लोगों की जान बचाने में सहायक होता है। यही कारण है कि उमंग फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल सामाजिक जागरूकता बढ़ा रहा है बल्कि असंख्य जरूरतमंदों के जीवन को भी सुरक्षित बना रहा है। हमने आज यहाँ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के साथ मिलकर उमंग फाउंडेशन की ओर से ये रक्तदान शिविर लगाया है। इसका उद्देश्य है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी, इन लोगों ने, इनके सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए और जो सैनिक हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये हमने रक्तदान शिविर लगाया है। इसका उद्घाटन मेजर जनरल अतुल कौशिक रिटायर्ड और उनकी वाइफ श्रीमती सिम्मी कौशिक ने खुद रक्तदान करके किया।
मेजर जनरल अतुल कौशिक एक डेकोरेटेड, बहुत उनको अवार्ड मिले हैं, ऐसे एक मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर हैं जो कि रिटायर हो गए। और यहाँ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में जो पेशेंट भर्ती हैं उनका जीवन बचाने का उद्देश्य भी है, क्योंकि अगर हम किसी को कोई भी काम करते हैं तो हम ये देखें कि इससे क्या किसी बेबस का कोई भला हो रहा है, तो हम शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं, साथ साथ लोगों का जीवन भी बचाते हैं। एक बार रक्तदान करके यहाँ 3 मरीजों का जीवन बचता है, क्योंकि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कण अलग अलग डिवाइड करके 3 मरीजों को दे दिए जाते हैं। तो उमंग फाउंडेशन का हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि जाति, भाषा, प्रांत, मजहब और ऐसे छोटे छोटे दायरे तोड़ करके पूरे समाज के लिए हम काम करें और देश के साथ, अपनी सेनाओं के साथ और जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ हम एकजुटता दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों का जीवन भी बचाएं। ये उद्देश्य लेकर के ये रक्तदान शिविर यहाँ लगा। युवा इसलिए जो है ज़्यादा साथ में हमारे जुड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये नेक काम है। आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, आज का युवा कई और बुराइयों की ओर जा रहा है, लेकिन जो लोग रक्तदान की तरफ आकर्षित होते हैं वो इस बुराई से वो लोग बचे रहते हैं। और इसमें कोई भी जब रक्तदान शिविर होता है तो उसमें कोई लक्ष्य रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जितना रक्तदान हो जाएगा उतना अच्छा है। ये इस साल का हमारा उमंग फाउंडेशन का 5वां रक्तदान शिविर है और हमारा पिछला रक्तदान शिविर 27 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 65 यूनिट्स ब्लड डोनेट हुआ था। हमें उम्मीद है कि इतना या इससे ज़्यादा ब्लड आज भी डोनेट हो जाएगा। आज शिमला में एक अहम प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने विमल नेगी केस को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिमला के एसपी द्वारा कोर्ट में डीजीपी पर लगाए गए आरोप यह दर्शाते हैं कि खुद पुलिस महकमे में नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में इस तरह के आरोप लगाना न्यायिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर जनता का भरोसा डगमगाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिन्हें अब तक दबाया जा रहा था। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने जोर देते हुए कहा कि यह केस आत्महत्या का मामला नहीं लगता, बल्कि इसमें हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जहां सामान्य रूप से पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को मानता है कि शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था यहां बहुत बेहतर है। एक घटना घटित होती है जिस घटना से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की गुम होने की खबर आती है और जैसे खबर आती है परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार की कि उनको खोजने के लिए प्रयत्न किए जाए, प्रयास किए जाए। और परिवार के लोगों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि जिस तरह से उनके ऊपर दबाव था, दबाव कई बार काम करने का होता है और दबाव कई बार गलत काम करवाने का होता है। ऐसी स्थिति में ये काम करने का दबाव नहीं है, गलत काम करने का दबाव लगातार उनके ऊपर अधिकारियों की ओर से हम कई महीनों से देख रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारी चिंता है कि तुरंत प्रयत्न किए जाए और उनको ढूंढ करके निकाला जाए। 10 दिन बीत गए लेकिन उसके बावजूद
बिमल नेगी जी नहीं मिल पाए। 10वें दिन उनका शव बरामद होता है बिलासपुर में। विधानसभा का सत्र चला हुआ था और विधानसभा के सत्र के दौरान हमने भी इस मामले को लेकर के विधानसभा के अंदर अपनी बात कही। और जब शव मिला, शव मिलने के बाद परिवार के लोगों ने पहले दिन से इस बात के लिए मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उस दृष्टि से परिवार के लोगों का कहना था कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और उसकी वजह यह थी कि जिन अधिकारियों का दबाव लगातार बिमल नेगी के ऊपर रहता था, उनको सरकार का एक बहुत बड़ा संरक्षण था। और ऐसी स्थिति में जब संरक्षण जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कुछ समय के लिए पर्यटन कारोबार प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन अब हालात सामान्य होते ही पर्यटन क्षेत्र में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी शिमला में मई के अंत तक हिमाचल पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 60% तक पहुंच गई है, जो कि मई की शुरुआत में मात्र 30% थी। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे मॉल रोड, रिज मैदान, जाखू मंदिर, कुफरी, मशोबरा, नालदेहरा, हसन वैली और नारकंडा सैलानियों से गुलजार रहे। शनिवार को वीकेंड के चलते रिज मैदान पर्यटकों की चहलकदमी से भरा नजर आया। दोपहर के समय खिली धूप और सुहावने मौसम ने पर्यटकों को आकर्षित किया। नगर निगम की लिफ्ट जो सर्कुलर रोड को मॉल रोड से जोड़ती है, उसमें भी भारी भीड़ देखी गई। शुक्रवार शनिवार को करीब 22,000 से अधिक स्थानीय लोग और पर्यटक लिफ्ट के जरिए मॉल रोड पहुंचे। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह होटलों में ऑक्यूपेंसी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। गाइड, टैक्सी चालकों और पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े अन्य व्यवसायियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की भीड़ के चलते शनिवार दोपहर बाद सर्कुलर रोड सहित शहर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। बसों और निजी वाहनों में लोग घंटों फंसे रहे। कई लोगों को मजबूरी में पैदल ही अपने गंतव्य की ओर निकलना पड़ा। वीकेंड और रविवार के अवकाश के चलते शहर में भीड़ अधिक रही, जिससे जाम की स्थिति बनी रही। शिमला के लोअर बाजार की सब्जी मंडी में इस हफ्ते भी सब्जियों के दामों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। बीते हफ्ते की तुलना में इस सप्ताह ना तो कोई सब्जी के दाम में इजाफा हुआ है और ना ही कोई कटौती देखने को मिली है। बाजार में सब्जियों की कीमतें स्थिर बनी हुई है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है। इस हफ्ते की सबसे अधिक बिकने वाली सब्जी छोटे बैंगन रहे हैं, जिनकी मांग मंडी में सबसे ज्यादा देखने को मिली। छोटे बैंगन की गुणवत्ता और ताजगी ने ग्राहकों को खासा आकर्षित किया है। सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम: कद्दू 15 रुपए प्रति किलो, आलू 30 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 रुपए प्रति किलो, टमाटर 25 रुपए प्रति किलो, खीरा 20 रुपए प्रति किलो है। ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के लिए यह सप्ताह संतुलित रहा। विक्रेताओं के अनुसार मौसम की स्थिरता और आपूर्ति की नियमितता के चलते दामों में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अगर मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो आने वाले हफ्तों में भी दाम स्थिर रह सकते हैं। हालांकि त्योहारों या मौसम में बदलाव के साथ थोड़ी बहुत कीमतों में हलचल संभव है।